दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार को ऑल सीजन एक्टर कहा जाता था। वे अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे और उन्हें फिल्म जगत का ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इतने महान एक्टर के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, इसलिए मैं आपको 1980 में लिखी संजीव कुमार के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो उनके फैंस के लिए एक उपहार के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं। संजीव का निजी जीवन। संघर्ष के दिनों में महमूद ने उन्हें साइन किया था बतौर निर्माता। यह महमूद की पहली फिल्म थी पत्नी, जिसमें नंदा उस समय शीर्ष पर थी। संजीव भुलेश्वर स्थित अपने घर से स्टूडियो तक बस से यात्रा करते थे और उन्हें अपनी बस टिकट को अपनी कलाई घड़ी के नीचे रखने की आदत थी। एक दिन एक दृश्य की शूटिंग के दौरान नंदा ने बस टिकट देखा और पूछा, आप स्टूडियो तक बस से यात्रा करते हैं? खैर, संजीव ने शांति से उत्तर दिया, जब मुझे देर हो जाती है तो मैं बस से आता हूँ, अन्यथा मैं स्टूडियो तक पैदल जाता हूँ। नंदा हैरान थी। उसका हीरो बस से यात्रा कर रहा था और उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत की। कुछ दिनों बाद नंदा एक थिएटर में फिल्म देखने गई। उसने अपनी बालकनी की सीट से यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संजीव निचली स्टॉल की अगली सीट पर बैठा हुआ है। अगले दिन यह संजीव की जगह महमूद से भिड़ गई। तुमने किस तरह के आदमी को मेरे साथ हीरो के तौर पर साइन किया है? मैंने उसे नीचे के स्टॉल की एक सीट पर बैठकर फिल्म देखते हुए देखा था। महमूद ने तुरंत संजीव को बुलाया और पूछा कि क्या नंदा का आरोप सच है? संजीव ने सिर हिलाया और महमूद ने पूछा, तुमने 1 रुपये का टिकट क्यों खरीदा? संजीव का तुरंत जवाब था, क्योंकि कम मूल्य का कोई टिकट नहीं था। यह सुनकर महमूद और नंदा दोनों हैरान रह गए। संजीव अभी भी बस से यात्रा कर रहे थे, हालांकि उनके पास अपनी पहली फिल्म निशा का रिलीज था। ऐसी ही एक बस यात्रा के दौरान उसी बस में यात्रा कर रहे एक निर्माता ने संजीव को निशा के नायक के रूप में पहचान लिया। जब संजीव ग्रांट रोड पर उतरे तो निर्माता जल्दी से उनके पीछे गया और उन्हें बताया कि वह एक फिल्म लॉन्च कर रहे हैं और वह संजीव के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। निर्माता ने उसका आवासीय पता लिया और अगले दिन आने का वादा किया। अगले दिन निर्माता भुलेश्वर में एक चौल में संजीव के एक कमरे के निवास पर पहुंचे और देखा कि संजीव रसोई में सो रहे हैं। संजीव तुरंत उठे और अपने मेहमान के लिए चाय तैयार की और कप उनके पास ले गए। संजीव ने बताया, चर्चा के दौरान निर्माता ने पूछा कि उन्हें उनकी फिल्म निशा के लिए कितनी राशि मिली है। 25,000 रुपये। निर्माता आश्चर्यचकित हुआ और संजीव से कहा, लेकिन मैं आपको केवल 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ। संजीव ने कहा, मुझे पता है, जब आपने मुझे बस में यात्रा करते देखा तो आपने 5,000 रुपये काट लिए और जब मैंने खुद चाय बनाकर आपको दी तो आपने 5,000 रुपये और काट लिए। अब आप मुझे बाकी रकम दे रहे हैं, लेकिन मेरी कीमत अभी भी 25,000 रुपये है। सौदा पक्का हो गया और संजीव को उसकी कीमत पर अनुबंधित कर लिया गया। उसकी माँ का 6 नवंबर को नानावटी अस्पताल में निधन हो गया। वह हैदराबाद में थे और 7 नवंबर को वापस लौटे। कुछ दिनों बाद वे नानावटी अस्पताल में राज भतीजा की फिल्म मांग भरो सजना की शूटिंग कर रहे थे। सीन में गर्भवती बिंदु बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक संजीव कुमार भावुक हो गए, क्योंकि किस्मत का खेल अजीब था। संजीव ने घुटते हुए कहा, यह वही बिस्तर है
जिस पर मैं हार्ट अटैक के दौरान लेटा हुआ था। यही वह बिस्तर है जिस पर मेरी माँ ने आखिरी सांस ली थी और अब मैं इसी बिस्तर पर शूटिंग कर रहा हूँ। पूरी यूनिट दुखी थी और कोई भी काम करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। पूरे संघर्ष के दौरान उसकी माँ ही उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन का एकमात्र स्रोत थी। उसने उसे हर चीज़ में नैतिक शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान किया। संजीव उससे झूठ बोलता था, कुछ पैसे लेता था और बाहर जाकर शराब पीता था। आखिरकार उसकी माँ को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। एक दिन संजीव अपने कई बहानों में से एक के साथ अपनी हमेशा की सैर पर निकल रहा था। उसकी माँ ने उसे रोका, अलमारी के पास गई, विस्की की एक बोतल निकाली और उसे यह कहते हुए थमा दिया कि अगर तुम्हें पीना ही है तो यहीं घर में पीना। इस तरह तुम अपना नाम खराब नहीं करोगे और अगर तुम ज़्यादा शराब पीने की वजह से गिर भी गए तो यहीं मेरी बाहों में गिरोगे, किसी गटर में नहीं। उसने अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान तब तक किया जब तक वह जीवित थी। स्वाभाविक रूप से उसे उनकी बहुत याद आती है। संजीव कुमार का निजी जीवन। संजीव कुमार के हमेशा के साथी इंदौर के मूल निवासी सुभाष इंदौरी है। हर पार्टी में संजीव कुमार के साथ सुभाष होते हैं। ऐसी ही एक पार्टी में सुभाष संजीव की नज़रों से ओझल हो गए और संजीव उन्हें ढूंढने के लिए बेताब हो गए। उनकी मौजूदगी ही संजीव को आत्मविश्वास देती है। राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन सिल्वर जुबली पार्टी में संजीव सुबह से लेकर शाम तक शराब के नशे में डूबा रहा, अपने सारे गमों में डूबा रहा और उसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहा। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में उसे पता था कि वह नशे में है या नहीं। वह था सुभाष इंदौरी और उसे पता था कि कोई तो होगा जो उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगा। सुभाष संजीव से चिपका रहा और कुछ लोगों ने उसे दूर खींचने की कोशिश भी की, लेकिन सुभाष अडिग रहा और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जबकि वह संजीव को शराब के गिलास भरता हुआ देख रहा था। संजीव की ज्यादतियाँ। उसे खाने पीने और धूम्रपान करने का बहुत शौक है। इन तीनों की वजह से संजीव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका वजन बढ़ गया है, वह तुरंत डाइटिंग शुरू कर देता है और शराब पीना छोड़ देता है। अगर उसकी सुबह की शिफ्ट है तो वह पिछली रात शराब को हाथ भी नहीं लगाता, वह सीधे बिस्तर पर चला जाता है। हम उनके करीबी दोस्त जैसे अरुण वर्मा निर्माता, सतपाल निर्देशक और मैं खुद उन्हें धूम्रपान और शराब पीने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें यह पसंद नहीं है कि कोई उन्हें शराब और धूम्रपान न करने के लिए कहे। उन्हें इस बात से नफरत है कि उनके बारे में कोई बात की जाए। वह अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस तथ्य को दार्शनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कोई कंजूस नहीं। जब लोग संजीव को कंजूस कहते हैं तो उनके मन में गलत धारणा बैठ जाती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वह कंजूस है। शौक। उन्हें परफ्यूम का बहुत शौक है। उनके पास इनका बेहतरीन कलेक्शन है। उन्हें सिगरेट लाइटर इकट्ठा करना भी बहुत पसंद है। इन दो विलासिताओं को छोड़कर वे एक साधारण जीवन जीते हैं। उनका पहनावा हमेशा सादा कुर्ता पायजामा होता है। एक व्यक्ति के रूप में उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वे नशे में हो
या नशे में ना हो, अपनी प्रतिबद्धताओं को कभी नहीं भूलते। जब आप उदास महसूस कर रहे हो तो वे आपके लिए एक अच्छी संगत है, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। आप उनके साथ घंटों बैठकर बातें कर सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया। वे अपनी मजाकिया बातचीत से आपको खुश कर देते हैं। वे बहुत पढ़े लिखे हैं और दुनिया के मामलों से हमेशा अपडेट रहते हैं। वे दो महान अभिनेताओं जैसे कि दिलीप कुमार और राज कपूर के प्रशंसक हैं। वे घटनाएं जिन्हें वे याद करते हैं। हाल ही में वे राज कपूर की फिल्म बीवी के लिए RK स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। पेकअप के बाद जब हम घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने अचानक सोचा, मेरे संघर्ष के दिनों में एक दिन गोरखा ने मुझे RK स्टूडियो में घुसने नहीं दिया था। आज मैंने न केवल शूटिंग में भाग लिया है, बल्कि स्टूडियो के मालिक महान राज कपूर ने मुझे साइन भी किया है। वे विजयी लग रहे थे। एक और फिल्म निर्माता जिनका वो बहुत सम्मान करते थे, वे थे के आसिफ। वे उनके साथ लव एंड गॉड पर काम कर रहे थे और विडंबना यह थी कि के आसिफ की मृत्यु संजीव कुमार के घर में हुई। महान फिल्म निर्माता संजीव के घर आए थे। फिल्म पर चर्चा करने के लिए संजीव कुमार के घर आए थे, लेकिन चर्चा के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं गिर पड़े। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। संजीव कुमार के मन में के आसिफ की यह दर्दनाक याद हमेशा रहेगी। भी हमने सुभाष इंदौरी को घेरने का फैसला किया। वह एकमात्र व्यक्ति थे जो संजीव को जानते थे, और वह भी उनके निजी जीवन में। सुभाष खुद एक लेखक है। उन्होंने सुरुल लखनवी के साथ मिलकर एक टीम बनाई है और लेखक जोड़ी को सुरुल सुभाष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1965 में छोटी मोटी भूमिकाएं करके फिल्मों में प्रवेश किया। उन्होंने निर्माता बनने के 2 असफल प्रयास किए, जिसमें एक फिल्म 10 रील की अधूरी रह गई। नाउ टीमद विद सुरूर है। हास वेरियस फिल्म्स ऑन हेड लाइक 2 वक्त की रोटी, प्रोड्यूस बाय संजीव कुमार के ब्रदर नकुल, बरखा रॉयल्स, सनम तेरी कसम, चाबी चोर के हाथ, ETC। अब सुभाष ने संजीव से बात की। जब भी कोई निर्माता मुश्किल में होता था और पैसे की कमी के कारण शूटिंग नहीं कर पाता था, तो वह उसे पैसे देता था और वह कई निर्माताओं से कहता था कि पैसे की कमी के कारण शूटिंग रद्द मत करो, पैसे मुझसे ले लो। उसने पैसे दिए हैं। वो फिल्में हैं रात तिलक, चेहरे पे चेहरा, सतराम रोहरा, घर की लाज एंड अरुण वर्मा को फॉर हीर जवाहरात में। संजीव में कोई अहंकार नहीं है। वह कहते हैं कि मैं एक अभिनेता हूँ, बस इतना ही। उन्हें कोई झिझक नहीं है, कोई स्टारडम नहीं है। अपनी पहली फिल्म से लेकर अपने हाल ही में रिलीज हुई स्वयंवर तक उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी क्षमता का केवल 50% ही दिया है। मैं एक सोने की खान हूँ, वह कहते रहते हैं। निर्देशकों को मुझसे अधिकतम शोषण करना चाहिए। उन्हें मुझे एक शक्तिशाली भूमिका देनी चाहिए और मेरी सारी प्रतिभा को बाहर निकालना चाहिए। बच्चे, वह अपने भतीजों यानी सबसे छोटे भाई नकुल जरीवाला के बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर उनके अपने बच्चे होते तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह उन पर कितना स्नेह बरसाते। वह अपना बहुत सारा खाली समय अपने भतीजों के साथ बिताते हैं। उन्हें सैर सपाटा, पिकनिक, फिल्में दिखाने ले जाते हैं। हमेशा उनके साथ सबसे बढ़िया व्यवहार करते हैं। वह उन पर इतना प्यार बरसाते हैं मानो वे उनके अपने बच्चे हो। काम के प्रति ईमानदारी, सच है कि वह देर से पहुंचता है,
सेट पर जाने के बाद वह खुद को पूरी तरह से निर्देशक के अधीन कर देते हैं। निर्देशक की हरी झंडी मिलने तक वह वहां से कभी नहीं जाते, भले ही उन्हें किसी और शूटिंग में शामिल होना पड़े। यह उनकी ईमानदारी का एक उदाहरण है। बेरहम, जो अब रिलीज के लिए तैयार है, के निर्माता अपनी फिल्म की डबिंग पूरी करना चाहते थे। संजीव को अगले दिन दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर लॉस एंजिल्स जाना था, जहां उन्हें डॉक्टर जगमोहन मुद्रा की फिल्म सुराग की 1 महीने की शूटिंग करनी थी। उस शाम संजीव ने अपना बैग पैक किया। अगले दिन सुबह सुबह ही वह उठ गया। वह दोपहर 12:30 बजे तक बेरहम के लिए डबिंग करने गया और फिर सीधे फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट चला गया। और अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद उसने लॉस एंजिल्स जाने से पहले रात दिन काम करके दूसरे निर्माताओं के लिए अपना काम पूरा किया। कौन सा दूसरा अभिनेता इतना विचारशील होगा? वह दूसरों के हितों की रक्षा के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। वह बिना किसी शिकायत के एक दिन में 4 शिफ्ट करते थे। उन्हें मुश्किल से 2 घंटे की नींद लेकर 4 अलग अलग तरीकों से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती थी। मैं अन्य शीर्ष सितारों के नाम बता सकता हूँ जो 12 बजे दोपहर से पहले एक भी नियमित शिफ्ट के लिए सेट पर नहीं आते थे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हरी भाई की तुलना नारियल से की जा सकती है, जो बाहर से कठोर और अंदर से नरम है। अनिल चित्रे। शादी। हमने उसे शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब उसकी शादी कभी होगी। जब उसकी माँ जिंदा थी तब उसकी शादी के कुछ मौके थे। वह अकेली ऐसी थी जिसे वह कभी नाराज़ नहीं कर सकता था। अपनी माँ की खुशी के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। औरतों ने उसके मुंह में कड़वाहट पैदा कर दी है, खासकर तब जब कोई अभिनेत्री उसे बहकाने के बाद छोड़ गई हो। वह बाकी सभी औरतों को उसी के हिसाब से मापता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हेमा मालिनी ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये सच है कि उन्होंने संजीव कुमार को धोखा दिया था। और इसी तरह धर्मेंद्र ने मीना कुमारी का भी बहुत गलत इस्तेमाल किया था। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों महान हस्तियों का सहारा लिया है। ये हेमा मालिनी और संजीव कुमार के प्यार का एक लेख है। इस लेख के साथ चिपका रही हूँ ताकि आपको पता चले। मैं आपको ऐसे ऐसे लेख पढ़ के सुनाऊंगी जिससे आपको साफ पता चलेगा कि कहीं ना कहीं संजीव कुमार की मौत के पीछे हेमा मालिनी और मीना कुमारी की मौत के पीछे धर्मेंद्र जिम्मेदार है। याद है हमने ड्रीम गर्ल के सपनों के बारे में क्या लिखा था? संजीव कुमार से शादी करने का उसका सपना। हमारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उनके बीच का अफेयर और भी गहरा होता जा रहा है। सीता और गीता दिनों से संजीव के प्यार में पागल हेमा अब उनसे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक है। यह वह बहुत पहले से ही कर चुकी होती, लेकिन कबाब में हड्डी के लिए हाल ही में उनकी माँ हेमा को तिरुपति ले गई। भगवान वेंकटेश्वर से खूबसूरत लेकिन नासमझ हेमा को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। अपने दिल की बात सुने या अपनी साजिश करने वाली माँ की। जिस तरह से आजकल उनकी धड़कनें बढ़ रही है, ड्रीम गर्ल के जुहू वाले घर में ज्वालामुखी फटना तय है। उम्र देखिए होता है क्या।